वेक्टर। दुनिया में तीन प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि मास, टाइम। अब मास में क्या डायरेक्शन की ज़रूरत है बताइए। अब टाइम है, टाइम में क्या डायरेक्शन भैया, टाइम चल रहा है, अरे भैया अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा, तो नो नीड ऑफ डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज स्केलर होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। अगर एक बॉडी पे मैं कहूँ कि दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो बताइए बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो डिपेंड करता है दो लोग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहे होंगे तो बॉडी चलने लगेगी। भाई अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, इक्वल लगा रहे होंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, बॉडी नहीं चलेगी। इट मीन्स डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। तीसरे टाइप की क्वांटिटी होती है टेंसर। टेंसर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें डायरेक्शन तो रिक्वायर्ड होती है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं होती, क्योंकि वो वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करती, वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती। अब वेक्टर का नियम जैसे करंट है, करंट वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए उसको हम टेंसर कहते हैं। प्रेशर है, वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता, टेंसर कहते हैं। टेंसर क्वांटिटी हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, जैसे करंट टेंसर है, लेकिन कई बार ऑप्शन में टेंसर नहीं होता है, तो अगर ऑप्शन में टेंसर ना हो तो फिर आप करंट को स्केलर क्वांटिटी लिखोगे। अगर टेंसर ना दिया हो ऑप्शन में तो स्केलर पे टिक करिएगा। आइए वेक्टर पे बात करते हैं। तो सिर्फ फिलहाल वेक्टर की बात करेंगे। तो वेक्टर की जब बात है तो टाइप्स ऑफ वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो। ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, मैग्नीट्यूड की कोई कंडीशन नहीं होती, एक छोटा हो, बड़ा हो, बराबर हो, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, उनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड की कोई कंडीशन नहीं होती है, बराबर भी हो सकते हैं, छोटा बड़ा भी हो सकता है। अपोजिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो और उनके मैग्नीट्यूड भी आपस में सेम हो। ध्यान रखने वाली बात है, एंगल 180 डिग्री हो और मैग्नीट्यूड भी आपस में सेम हो। सभी अपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल तो होते हैं, ऑल द अपोजिट वेक्टर आर एंटी पैरेलल, लेकिन सभी एंटी पैरेलल अपोजिट नहीं होते। उसके बाद यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसे एन कैप या ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैप लगा दिया जाता है। कैप लगा हुआ है, इसका मतलब उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो 1 है। अगर फोर्स है तो 1 न्यूटन, वेलोसिटी है तो 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, उन वेक्टर को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड की कोई कंडीशन नहीं होती। फिर आता है नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। अब 0 है तो डायरेक्शन तो डिफाइन ही नहीं होगी, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, बस उसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उस वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं। उसके बाद एक आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस फ्रेम समझना होता है, क्योंकि किसी भी पोजीशन को बताने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम दो टाइप के होते हैं। क्या होता है रेफरेंस फ्रेम? रेफरेंस फ्रेम वो नज़रिया जिस नज़रिए से किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ आवर रेफरेंस फ्रेम। अब हम कहाँ पर हैं, हम कार में हैं, हम सड़क से ऑब्जर्व कर रहे हैं, या हम किस नज़रिए से ऑब्जर्व कर रहे हैं। रेफरेंस फ्रेम दो प्रकार के, दो टाइप के, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ऐसी जगह जो या तो रेस्ट पर हो, ऐसी जगह जो या तो रेस्ट पर हो, या अगर चल रही हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। या तो रेस्ट पर हो या अगर चल रही हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले।
इट मीन्स साफ तौर पे साबित होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। तो ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है उसको इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है उसको हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। एक्सेलरेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, मे बी वेरिएबल हो, मे बी कांस्टेंट हो, मे बी सेंट्रीपिटल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन अगर है तो रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा। फिर वापस आते हैं पोजीशन वेक्टर। किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक ओरिजिन चुनना होता है, ओरिजिन के हिसाब से उसका जो पोजीशन होता है उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। एक्स एक्सिस को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से, जेड एक्सिस को के कैप से। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, किसी कोई भी वेक्टर दिया हो, जैसे वेक्टर ए दिया है √2i - 3j + 4k, और आपसे पूछा जाए इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड होता है √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि i के साथ जो लिखा हो, i के साथ जो टर्म लिखा है। अगर लिखा है 2i तो 2 होगा कोफिशिएंट, तो √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं लिया जाता, भले ही वेक्टर a + i + j + k हो, भले ही i - j - k हो, माइनस साइन से मतलब नहीं होगा। मैग्नीट्यूड √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। यूनिट वेक्टर पे वापस एक बार आते हैं। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो, जैसे दिया हो वेक्टर ए, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जोड़ना और घटाना नॉर्मल तरीके से, ए और बी जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते थे वैसे ही है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट कब किया जाता है, एक एक करके बात करेंगे। डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना हो और रिजल्ट चाहिए स्केलर, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना हो और रिजल्ट चाहिए स्केलर क्वांटिटी, तब हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट मेथड। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दैट इज a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस थीटा होता है, जहां पर कॉस थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। ध्यान रखने वाली बात, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल देखना है आपको, तो वेक्टर या तो हेड टू हेड कंबाइन होने चाहिए या टेल टू टेल कंबाइन होने चाहिए। हेड टू हेड कॉम्बिनेशन या टेल टू टेल कॉम्बिनेशन। एक बात और ध्यान देने वाली, अगर किसी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कराते हैं, पैरेलल मूव कराते हैं, तो उस वेक्टर पर किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आता, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना ही डायरेक्शन, यानी कि पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर पे किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता। अब आते हैं कुछ बातें। आई डॉट आई, आई और आई के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो आई डॉट आई होगा आई इंटू कॉस थीटा। आई का मैग्नीट्यूड भी 1, फिर मैग्नीट्यूड 1, कॉस 0 रखेंगे, कॉस 0 भी 1, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, तो आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। हाँ, अगर आई डॉट जे करना है, आई और जे यानी कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, क्योंकि कॉस 90 होता है 0। यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डॉट डी। फोर्स वेक्टर ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट भी दे देते हैं, कई बार डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि एक बॉडी D1 पॉइंट पर है फिर D2 पॉइंट पर पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट होगा डी फाइनल यानी कि D2 माइनस D1। आप ऐसे निकाल के F से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो F डॉट डी इज वर्क डन। पावर पूछते हैं, पावर इज इक्वल टू F डॉट वी, फोर्स डॉट वेलोसिटी,
ये डॉट प्रोडक्ट के कुछ यूजेस हैं, जैसे जैसे आप आगे चलेंगे फॉर्मूले आपके आते चले जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यूज, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, और आपसे पूछें वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताइए, तो फॉर्मूला यूज करेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू होगी ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। और ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, आई के कोफिशिएंट का आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे के कोफिशिएंट का जे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के कोफिशिएंट का के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है, कुछ आई जे के फॉर्म में दिया होगा, तो आई के कोफिशिएंट का आई से मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट का जे से मल्टीप्लाई, के कोफिशिएंट का के से मल्टीप्लाई विद साइन, साइन ध्यान रखे जाएंगे, विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ए मतलब मैग्नीट्यूड, बी मतलब मैग्नीट्यूड, तो कॉस थीटा आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए इंटू बी। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बार कहते हैं कि एक वेक्टर ए दिया है और ये वेक्टर एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, या वाई एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, या जेड एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक वेक्टर ए दिया है ना, दूसरे वेक्टर को एक्स एक्सिस अगर पूछा जाए एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताओ, तो दूसरे वेक्टर को आई मान लीजिए। वाई एक्सिस के साथ एंगल पूछा जाए तो दूसरे वेक्टर को जे मान लीजिए। जेड एक्सिस के साथ एंगल पूछा जाए तो दूसरे वेक्टर को के मान लीजिए। और सिंपल डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, ए डॉट एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट एक्स अपॉन ए इंटू एक्स। ए का मैग्नीट्यूड है, एक्स का मैग्नीट्यूड है, तो आप सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यह एक पैटर्न और है, आप डायरेक्शन कोसाइन से भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल का कॉस, उसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल का कॉस कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। तो फॉर्मूला होता है एक्स एक्सेस के साथ कोई वेक्टर मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। जेड एक्सेस के साथ एंगल गामा, कॉस गामा इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ए जेड अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। जहाँ पर जैसे कॉस अल्फा निकाला था तो ए एक्स अपॉन ए किया, तो ए एक्स मतलब आई का कोफिशिएंट। कॉस बीटा निकाला था तो ए वाई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए वाई मतलब जे का कोफिशिएंट। अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो उसकी कंडीशन होती है वेक्टर ए इज इक्वल टू के टाइम्स बी, या वेक्टर बी इज इक्वल टू के टाइम्स ए। हाँ, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है तो a और b पैरेलल होंगे, और अगर k की वैल्यू नेगेटिव हो तो a और b एंटी पैरेलल होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट चाहिए वेक्टर। दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट चाहिए वेक्टर, तब हम यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ध्यान देने वाली बात एक और है, ए डॉट बी में दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना था और रिजल्ट चाहिए था स्केलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी होती है, भले ही ए वेक्टर डॉट है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, लेकिन जो पूरा रिजल्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो पूरा रिजल्ट होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि रिजल्ट वेक्टर है। दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है तो, और हमको क्या चाहिए वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम डिटर्मिनेट मेथड का यूज़ करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ रिलेटेड फार्मूले, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वी इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जहाँ पर ए और बी ट्रायंगल की साइड्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, जबकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन जब हम देखेंगे तो राइट हैंड रूल से, राइट हैंड कंटाप रूल से, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट आएंगी। एक अगर बाहर की तरफ आती है तो दूसरी अंदर की तरफ आएगी। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है। इज इक्वल नहीं होता, माइनस, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। और एक बात, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखनी है तो राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं, राइट हैंड कंटाप रूल का प्रयोग करते हैं। इसके लिए शर्त होती है दोनों वेक्टर हेड टू हेड कंबाइन हो या दोनों वेक्टर टेल टू टेल कंबाइन हो। जैसे एंगल देखने में भी वेक्टर हेड टू हेड और टेल टू टेल कंबाइन होने चाहिए, उसी प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखने में भी वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल कंबाइन होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी क्वेश्चन आता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हैं, कहते हैं फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ। ऐसा वेक्टर बताओ जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। सिंपल आंसर, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ए मॉम, बी डैड, और ए क्रॉस बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, हम। तो हम ना तो मम्मी की बात मानेंगे ना तो पापा की बात मानेंगे, हम उनके परपेंडिकुलर जाएंगे। हम मम्मी से भी परपेंडिकुलर हैं, हम पापा से भी परपेंडिकुलर हैं। तो ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर होता है, यानी कि हम मम्मी और पापा के क्रॉस प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन हमें यानी एक अलग आइडेंटिटी है। तो ए क्रॉस बी इज कम्प्लीटली न्यू वेक्टर। हम ए के भी परपेंडिकुलर रहते हैं और हम बी के भी परपेंडिकुलर रहते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। हाँ, कभी कभी पूछा जाता है फाइंड द यूनिट वेक्टर। ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो सर आंसर होता है एन कैप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप था, वही एन कैप। एन कैप की वैल्यू होगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी साइन थीटा, या फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन होल मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, होल मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में आप ऐसा कतई मत करिएगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अलग निकालें और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अलग निकालें। अरे भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम हैं, हमारा एक अलग एग्जिस्टेंस है, तो हमारा अलग मैग्नीट्यूड होगा, हमें ए और बी से मतलब नहीं है। तो जो एन कैप होता है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन होल मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले ए क्रॉस बी निकालने के बाद ही उसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में जैसे आई क्रॉस जे, क्लॉकवाइज सर्कल की बात करते हैं, आई जे के, सीधे चलेंगे क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव आएगा, उल्टा चलेंगे तो निगेटिव। कहने का मतलब है आई क्रॉस जे के होता है, आई जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। उल्टा जाए हम, आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ दे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ट्रायंगल कंप्लीट कर दे तो उसका रिजल्ट आ जाता है वेक्टर सी। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो वेक्टर को अगर आपको जोड़ना है तो एक वेक्टर की हेड होनी चाहिए और दूसरे वेक्टर की टेल। एक वेक्टर का हेड होना चाहिए और दूसरे वेक्टर की टेल। जैसे एंगल निकालना था या क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी थी तो हेड टू हेड या टेल टू टेल कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर जब ट्रायंगल लॉ देखना है तो एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कंबाइन करते हैं और रिजल्टेंट जो होता है सी वेक्टर वो एक तरफ हेड टू हेड कंबाइन होता है और दूसरी तरफ टेल टू टेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहचानने के लिए कि जो ए बी सी में जो रिजल्टेंट होता है वो
एक तरफ हेड टू हेड कंबाइन होता है और एक तरफ टेल टू टेल। ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और अगर सी रिजल्टेंट है तो वो एक तरफ हेड टू हेड और एक तरफ टेल टू टेल कंबाइन होगा। जो सी का मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो a प्लस बी होती है, स्केलर फॉर्म में a प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू होती है वो a माइनस बी। तो दो वेक्टर अगर दिए हैं तो उनके रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को आप आपस में, दो वेक्टर हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 हो मान लो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है, तो उनके रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो होगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 5 प्लस 4 9। और इन दोनों के रिजल्ट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 5 माइनस 4 1। मैक्सिमम वैल्यू होती है जब दोनों के बीच का एंगल 0 हो, तो a प्लस बी कर दो, और मिनिमम वैल्यू तब होती है जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर लॉ एडिशन में ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो वो भी a प्लस बी होगी। मैक्सिमम वैल्यू दो वेक्टर के रिजल्ट की उनके मैग्नीट्यूड को जोड़ना है, और अगर मिनिमम पूछें तो उनके मैग्नीट्यूड को घटाना हो, चाहे वेक्टर ए प्लस बी हो, चाहे वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी हो, उससे मतलब नहीं है। मैक्सिमम रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड को जोड़ दो, मिनिमम रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड को घटा दो। दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू। याद रखिएगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा ज़्यादा वाले वेक्टर की तरफ झुकेगा। ऑलवेज रिजल्टेंट हमेशा ज़्यादा वाले वेक्टर के करीब होता है। तो अगर वेक्टर p है और वेक्टर q है तो रिजल्टेंट अगर p ज़्यादा है, p है मान लो 10, q है 6, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 10 की तरफ झुक जाएगा, यानी वेक्टर p की तरफ झुक जाएगा। तो कहते हैं कि वो वेक्टर p से जो एंगल बनाएगा अल्फा, और वेक्टर q से जो एंगल बनाएगा बीटा, तो भैया अल्फा कम होगा, क्योंकि रिजल्टेंट तो p की तरफ झुक गया है ना, p के करीब आ गया है ना, तो एंगल भी छोटा हो जाएगा, q से दूर आ जाएगा वो, तो एंगल बड़ा हो जाएगा। तो अगर p ग्रेटर देन q होता है तो अल्फा लेस देन बीटा। अल्फा वेक्टर p के साथ एंगल है और बीटा वेक्टर q के साथ एंगल है रिजल्टेंट वेक्टर का। ध्यान रखिएगा, तो जो वेक्टर ज़्यादा है रिजल्टेंट उस तरफ और उसके साथ वाला एंगल कम हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, दो वेक्टर हो, वेक्टर p और वेक्टर q, उनके बीच का एंगल हो थीटा। फिर से सुनिएगा, दो वेक्टर हो, वेक्टर p और वेक्टर q, उनके बीच का एंगल हो थीटा, और रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर p के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। इन दोनों का, वेक्टर p और वेक्टर q का जो रिजल्ट है वो वेक्टर p के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू होता है q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। फिर से सुनिएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। ये सब मैग्नीट्यूड है p और q के, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा, और थीटा क्या है, p और q के बीच का एंगल। कुछ पॉइंट दिमाग में रखिएगा, तीन वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और किन्हीं भी दो के बीच का एंगल 120 है। तीन वेक्टर हैं, किन्हीं भी दो के बीच का एंगल 120 है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो रिजल्टेंट होता है 0। तीन वेक्टर हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के अलोंग है, या फिर साइक्लिक वेक्टर। ध्यान रखिए, अगर साइक्लिक वेक्टर होता, साइक्लिक मतलब जिस पॉइंट से चलो घूमते घूमते वापस वहीं पर आ जाओ, अगर साइक्लिक वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्ट 0 होता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर n इक्वल वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के n और किन्हीं भी दो के बीच का एंगल है 2π/n, तो उसका रिजल्ट 0 होता है। n इक्वल वेक्टर हैं n
और किन्हीं भी दो के बीच का एंगल 2π/n हो तो उसका रिजल्ट 0 होता है, उसका रिजल्ट 0 होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और, कितने कम से कम वेक्टर चाहिए एक ही प्लेन में, कोप्लेनर, इक्वल मैग्नीट्यूड के, जिनका रिजल्ट 0 हो? तो भैया कम से कम 2 चाहिए। भैया एक बॉडी पे 2 फोर्स लगा दो, 5 और 5, तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो कहते हैं कम से कम कितने वेक्टर चाहिए इक्वल मैग्नीट्यूड के जिनका रिजल्ट 0 हो? तो 2। कम से कम कितने वेक्टर चाहिए कोप्लेनर, एक ही प्लेन में, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, अलग अलग, जिनका रिजल्ट 0 हो? तो भैया कम से कम 3 चाहिए होते हैं। एक हो 4, एक हो 5, और तीसरा कर दो 9, तो 0 संभव है? 5 और 4 का रिजल्ट 9 और तीसरा 9 मिलके 0 हो जाएगा। तो कम से कम कितने चाहिए होते हैं? 3। अगर कहें नॉन कोप्लेनर हो तो कम से कम 4 वेक्टर चाहिए होते हैं जिनका रिजल्ट 0 होता है। कम से कम 4 वेक्टर चाहिए होते हैं जिनका रिजल्ट 0 होता है। कंपोनेंट, किसी वेक्टर का कंपोनेंट मतलब उस वेक्टर का प्रभाव, इफेक्ट, अगर कंपोनेंट एक्स एक्सिस में करना है किसी वेक्टर का, इसका सिंपल मतलब होता है उस वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना प्रभाव है, कितना इफेक्ट है। कंपोनेंट कैसे करते हैं? अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और वाई एक्सिस में कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। ध्यान रखने वाली बात है, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है उस तरफ आता है कॉस। अगर यही एंगल वाई एक्सिस के साथ दिया होता थीटा, तो ए कॉस थीटा आता है वाई एक्सिस में और दूसरी तरफ आता है साइन, तो ए साइन थीटा आता है एक्स एक्सिस में। ध्यान रखिएगा, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हो उधर कंपोनेंट करेंगे तो आएगा कॉस और दूसरी तरफ आएगा साइन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब याद रखिएगा, अगर कोई प्योर एक्स एक्सिस वाला वेक्टर है, यानी कि प्योर एक्स एक्सिस में आई है सिर्फ, उसका कोई इफेक्ट प्योर वाई में नहीं होता, या प्योर कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट उसका वाई में नहीं होता। प्योर एक्स का कोई कंपोनेंट प्योर वाई में नहीं, वैसे ही अगर कोई प्योर वाई है तो उसका कोई कंपोनेंट प्योर एक्स में नहीं होगा। आप सरल भाषा में भी कह सकते हैं, प्योर हॉरिजॉन्टल का कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव प्योर वर्टिकल में नहीं होता और प्योर वर्टिकल का कोई भी प्रभाव प्योर हॉरिजॉन्टल में नहीं होता। तो कंपोनेंट अगर प्योर वेक्टर है तो उसका दूसरे एक्सिस में कोई भी रिजल्ट नहीं आता, कोई भी कंपोनेंट नहीं आता। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो उनका रिजल्टेंट होगा √a² प्लस b²। फॉर्मूला याद रखिएगा, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो रिजल्टेंट होता है √a² प्लस b²। फिर कंपोनेंट की बात करते हैं कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट या तो वेक्टर की वैल्यू से कम होगा और बहुत ज़्यादा होगा तो वेक्टर की वैल्यू के बराबर होगा। भाई किसी का भी इफेक्ट, प्रभाव या तो उसके बराबर आता है या फिर उससे कम आता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी से प्रभावित हो और आपके ऊपर उसका प्रभाव उसका जितना है उससे भी ज़्यादा आ जाए। तो कंपोनेंट या तो कम आता है, कंपोनेंट की वैल्यू या तो वेक्टर से कम होती है या फिर वेक्टर के बराबर होती है। इट मीन्स वो वेक्टर से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कंपोनेंट कभी भी वेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद कंपोनेंट का ही एक फॉर्म और है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इस पर ध्यान रखिएगा, ऑन जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, ऑन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोजेक्शन स्केलर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है तो फॉर्मूला होगा a.b अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ये स्केलर फॉर्म में प्रोजेक्शन होगा।
ऑन जिस पर निकालते हैं उसको नीचे लिखते हैं बी। और अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर और ऊपर जाके इंटू वेक्टर बी। तो ये प्रोजेक्शन आएगा वेक्टर फॉर्म में। फिर से बोल दे रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। तो पहले ए डॉट बी अपॉन बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और फिर ऊपर ही वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी ऑन जिस पर निकालते हैं उसका ही वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे निकालना हो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन क्यू तो फॉर्मूला बनेगा पी डॉट क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर और ऊपर वेक्टर क्यू। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। एक क्वेश्चन और बनता है, कोई वेक्टर दिया हो, सिर्फ सिंगल वेक्टर दिया हो, मान लीजिए दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपसे पूछे इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर बताओ। तो इस सिचुएशन में जो भी x के साथ i के साथ मतलब x के साथ कंपोनेंट लिखा हो, 2 लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k तो वही प्रोजेक्शन होगा। तो x एक्सिस में प्रोजेक्शन होगा 2, एक्सिस में प्रोजेक्शन होगा 3, z एक्सिस में प्रोजेक्शन होगा 4। तो जो भी लिखा हो, जैसे लिखा है 6i प्लस 4j माइनस 3k तो x एक्सिस में 6, y एक्सिस में 4, z एक्सिस में 3। सिंगल वेक्टर दिया तो प्रोजेक्शन सिंगल फॉर्म में ही होता है। वही जो मैग्नीट्यूड x एक्सिस में पूछे तो i के साथ जो लिखा हो, y एक्सिस में पूछे j के साथ जो लिखा हो, z एक्सिस में पूछे k के साथ जो लिखा हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी दिया हो वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b और c रिजल्टेंट है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का, और आपसे c के बारे में पूछे क्या c का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है भाई। अब ऐसे करिए इस क्वेश्चन को, a को मान लीजिए 5, b को मान लीजिए 4, तो a प्लस बी मैक्सिमम होगा 9 और मिनिमम होगा 1, 5 माइनस 4, यानी कि 1 से लेकर 9 तक सारी वैल्यू संभव है, सारी वैल्यू पॉसिबल है। तो 1 भी हो सकता है इसका रिजल्ट a प्लस बी का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। तो आप आपसे पूछें c की वैल्यू क्या a से कम हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? c तो 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है और a आपने माना है 5 तो कम भी है। c क्या a से ज़्यादा हो सकता है? हाँ, c 6 भी हो सकता है, 5 से ज़्यादा भी है। तो c की वैल्यू a से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। b की वैल्यू a से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसकी मैक्सिमम वैल्यू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की मैक्सिमम वैल्यू ए बी होगी, क्योंकि ए बी साइन थीटा होता है। यूनिट वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा ए बी, तो ए बी से ज़्यादा कभी नहीं होगी, कम भले ही हो सकती है, कभी भी ए बी से ज़्यादा, हाँ 0 भी हो सकती है लेकिन ए बी से ज़्यादा कभी नहीं होगी। लास्ट पॉइंट, अगर कोई वेक्टर ए दिया है उसको हम रोटेट करा दें, घुमा दें, कोई वेक्टर ए दिया है उसको हम थीटा डिग्री रोटेट करा दें, तो आपसे पूछते हैं उस वेक्टर में कितना चेंज आता है उसका मैग्नीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट, उस वेक्टर में कितना चेंज आता है उसका मैग्नीट्यूड, वो होता है 2a साइन थीटा बाई 2, 2a साइन और एंगल बाई 2 थीटा बाई 2। जैसे एक वेक्टर को मान लो मैंने 60 डिग्री घुमा दिया तो उस वेक्टर में जो चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड दैट इज 2a साइन 60 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2a साइन 30 और साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा a। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर किसी वेक्टर को हम थीटा डिग्री रोटेट करा देते हैं और पूछा जाए कि उस वेक्टर में कितना चेंज आता है उसका मैग्नीट्यूड बताओ, दैट इज 2a साइन थीटा बाई 2। यही एक दूसरा बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कभी कभी पूछते हैं कि एक वेक्टर को हम थीटा डिग्री रोटेट करा दे रहे हैं, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में जो चेंज आता है वो बताओ। यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले लिखेंगे मॉड ऑफ ए और डेल्टा लगा देंगे बाहर, तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया तो आंसर होगा 0।
क्योंकि वेक्टर अगर ए पहले भी है मैग्नीट्यूड में तो घुमाने के बाद भी ए ही है। ध्यान रखिएगा, वेक्टर अगर ए पहले है मैग्नीट्यूड में 10 न्यूटन है मान लो फोर्स, तो घुमाने के बाद भी वो 10 ही न्यूटन है। तो अगर पूछे कि बताइए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज है, तो जवाब होगा 0। और अगर ये पूछें कि वेक्टर को जो रोटेट करा दिया तो वेक्टर में जो चेंज आया उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर में जो चेंज आया उसका मैग्नीट्यूड होता है 2a sin θ/2, और वेक्टर के मैग्नीट्यूड में जो चेंज आया उसकी वैल्यू होती है 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।